मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ और 2016 में मेरा एडमिशन हुआ। तो उसके बाद पंजाब में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे अभी पेपर्स में पढ़ा। और ट्रांसजेंडर को जो मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि ये बेगर हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, बट ऐसा नहीं है। ये मार्जिनलाइज जो हमें हाशिए पे धकेला गया है, ये सदियों से नहीं था, ये कुछ कुछ 100 सालों से ऐसा हुआ है। आप सबको मालूम है, जैसे 1871 में एंटी ट्राइबल एक्ट बना था, तो अंग्रेज़ों ने हमें अपराधी घोषित कर दिया था। लेकिन उससे पहले हम लोग किसी न किसी व्यापार में या राजाओं के या हरम के रखवाले थे। हम मेन स्ट्रीम सोसाइटी के हिस्सा थे और अपना अपना काम करते थे। लेकिन 1871 के बाद जब हमें एंटी ट्राइबल एक्ट में अपराधी घोषित कर दिया गया, तो हमें पकड़ के जेलों में भरा गया और हमें नग्न किया गया लोगों के सामने। और उस समय क्योंकि जेंडर की इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, तो और अभी भी शायद जेंडर की इतनी समझ नहीं है सबको, तो क्योंकि हम लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं जेंडर डाइवर्सिटी के लिए। जैसे इस प्रोफेसर सर ने अभी इतना सारा डाइवर्सिटी के बारे में बताया कि और मैं उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी नहीं हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि मैं समझने की कि रामायण में जिस तरह से बहुलिंगीय समाज की कल्पना की गई थी, बहुलिंगीय समाज आज के समय में बात करना बहुत अजीब सा लगता है। रामायण में हनुमान का भी वर्णन आता है, जामवंत का भी वर्णन आता है, गरुड़ का भी वर्णन आता है, सर्प का भी वर्णन आता है, किन्नर का भी वर्णन आता है। तो इतना डाइवर्सिटी रही है। लाइक आज मैं आपको बोलूँ आई एम ट्रांस वुमेन, तो सभी को लगता है कि ट्रांस वुमेन कैसे हो सकता है, कि एक मेल होकर एक औरत क्यों मान सकता अपने आप को, और एक ट्रांस मैन जो है वो फीमेल होकर अपने आप को आदमी क्यों मानता है। इसी प्रकार अगर कोई 100 साल बाद 200 साल बाद कोई कि आई एम ट्रांस मंकी, आई एम ट्रांस बियर, आई एम ट्रांस गरुड़, तो आपको कैसा लगा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे मैं हो सकती हूँ ऐसे वो भी हो सकते हैं। रामायण में इसी तरह की बात हुई कि ट्रांस गरुड़, ट्रांस मंकी, ट्रांस बियर, इन सब की बात हुई है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हुई, ना ही किसी ने समझा है कि, और महाभारत में भी काफ़ी चर्चाएं हुई इसके बारे में। तो ये जो किस्से, कहानियाँ, कविताओं में ट्रांसजेंडर के बारे में इतना सारा वर्णन रहा है कि वेद में भी विकृतिम एवं प्रकृतिम, व्हाट सीम्स अननेचुरल इज ऑल्सो नेचुरल, तृतीय प्रकृति का वर्णन रहा है। और फिर इतने सारे इतिहास के बारे में, इतनी सारी हमारी जो लोक कथाएँ उनमें होने के बावजूद आज हम भिखारी जैसे लोग हैं। अभी किसी ने कहा था कि हैंडीकैप जो वर्ड था वो अमेरिका में ईजाद हुआ था, और जो डिसेबल या डिफरेंटली एबल पैदा होते थे उनको ये अमूमन ये माना जाता था कि ये लोग भिखारी होंगे। उनको एक काउबॉय वाला हैट पहना के उनको चौराहे पे छोड़ दिया जाता था। वो लोग जब भी कोई उनके सामने से गुजरते थे, वो अपना हैट आगे करके उनसे पैसा मांगते थे। तो वो जो वर्ड था कैप इन हैंड, वो धीरे धीरे हैंडीकैप में बदल गया। और ये डेरोगेटरी वर्ड है, किसी को भी हम लोग हैंडीकैप नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे उनको लगता है कि ये भिखारी हैं। सो डिसेबल या डिफरेंटली एबल, स्पेशल लोग, या जिस तरह से हमें हिजड़ा बोला जाता है, तो एक्चुअली ये हिजड़ा वर्ड जो है वो डेरोगेटरी नहीं है, ये हिजर से बना हुआ है। हिजर मतलब सेपरेट होना, अबेंडन, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाना, वो धीरे धीरे हिजड़ा कल्चर हो गया। तो सभी हिजड़ा जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर होते हैं, बट सभी ट्रांसजेंडर हिजड़ा नहीं होते हैं। हिजड़ा एक कल्चर है जो ट्रांसजेंडर, उस ट्रांस वुमेन खास करके जो उसमें जाती हैं वो हिजड़ा कहलाती हैं। और इसी तरह के जो खुसरा है, हमारे जो लैंदा पंजाब थे, चढ़दा पंजाब, उसमें दोनों जगह में अलग अलग तरह से बोला जाता है। हमारे जो पाकिस्तान वाले पंजाब में उसमें ख्वाजा सरा बोला जाता है, और हमारे जो भारत में पंजाब है इसमें खुसरा या खोजा बोलते हैं। वो एक ही उसी के शब्द का छोटा रूप है। ख्वाजा सरा का ख और सरा को शॉर्ट करते हैं तो खुसरा या खोजा हो जाता है। तो इसी तरह किन्नर है, किन्नर का की को अलग कर देते हैं तो नर आ जाता है। किम नरह मतलब कि अलग तरह का आदमी, डिफरेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में ही हम उनको यूज़ करते हैं किस्से कहानियों में, और हमें फिर भी इतिहासकारों ने
हमारे बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है। मे बी क्या रीज़न रहा, कुछ समझ नहीं आया कि जब हमारे हिंदुस्तान के अलाउद्दीन खिलजी, उसके जो सिपहसालार थे सेनापति मलिक काफूर, वो हिजड़ा थे और वो दक्षिण फतेह करके कोहिनूर हीरा लाते हैं, तो फिर उसके बाद वो पूरे दुनिया में जाके अब इंग्लैंड में, उनके बारे में भी ज़्यादा इतना नहीं डिटेल में लिखा गया है। और बाद में उनके जितने भी जो स्लेव डायनेस्टी रही है, मुग़ल काल तक आते आते बहुत सारे राजा रजवाड़ों में उन्हीं के मुग़ल सल्तनत जो स्लेव डायनेस्टी में बहुत सारे ख्वाजा सराय लोग रहे हैं उनके दरबारों में, और उनके जो कान और आँख का काम करते थे, उनकी सारी खबरें वो अपने राजा को या जो बादशाह को देते थे। फिर जो हमारे हिंदुस्तान का पहला बादशाह था, मुग़ल बादशाह, ही वॉज नॉट स्ट्रेट, ही वॉज होमोसेक्सुअल। सो उसको बाबरी से प्रेम था और उसने बहुत अच्छे क्योंकि इसको शर्म का विषय नहीं माना जाता था, उसने अपनी जो बाबरनामा है उसमें लिखा है। सो ये सब चीज़ें हैं धीरे धीरे, जैसे सर ने कहा कि भक्ति आंदोलन और सूफीज़म का, मुझे लगता है कि ये फेमिनिज़म जो है ना, जो स्त्री का रूप है, उसको लेकर इस पे बात हुई है। भक्ति में भागवत गीता का एक श्लोक है, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं। इस बात को लेकर भक्ति की लहर शुरू हुई और सभी वृंदावन में सब अपने आप को स्त्री भाव में देखते थे और सब लोग अपने आप को सखी संप्रदाय का ही हिस्सा मांगते थे। वल्लभाचार्य जब श्रृंगार करते थे अपना एक औरत बनने का, तो वो बांके बिहारी में जाने से पहले अपने आप को औरत की तरह सजाते थे। मीरा जी जब उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मीरा जी ने कहा, अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया? तो एक ही शब्द का जो है वो पुरुष सिर्फ ईश्वर थे और आत्मा जो थी वो हम उसको स्त्री भाव में देखते हैं, क्योंकि शरीर का, इसमें जो भक्ति आंदोलन में शरीर का कोई महत्व नहीं था, इसमें आत्मा है। ऐसे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी जो वाणी है उसको हम आत्मा भाव से पढ़ते हैं, हम जीव आत्मा उसको मानते हैं, अब उसको आत्मा और परमात्मा के साथ जोड़ के तब पढ़ते हैं उसको। इसी तरह सूफीज़म में भी है, सूफीज़म में बाबा बुल्ले शाह का भी है वर्णन, अमीर खुसरो साहब का भी है। वो अपनी जितने भी काफियाँ, कलाम जो हैं, कव्वालियाँ हैं, वो एक औरत की तरह लिखते हैं, एक औरत के स्टाइल से उसको लिखते हैं। सो ये सारी चीज़ें आते आते और आज हम लोग उस चीज़ में से गायब हो गए। जैसे दिन होता है, रात होती तो संध्या भी होती है और संध्या हम लोग हैं, हमें उस और संध्या बहुत खूबसूरत होती है। जो संध्या के बारे में लिखता है वो मार्जिनलाइज हो जाता है, उसको हाशिए पे धकेल दिया जाता है, और दिन और रात के बारे में ज़्यादातर लोगों ने लिखा है, संध्या के बारे में कम लिखते हैं। जो लिखते हैं बहुत सुंदर लिखते हैं। तो ये जो हमारा जो स्ट्रगल रहा है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का, ये 1947 के बाद हमें 1952 में हमें डी नोटिफाइड तो कर दिया गया, लेकिन हमें अधिकार नहीं दिया। ये 2014 में जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, 2012 में हमने PIL डाला, पूरे इंडिया की जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थी उन्होंने एक PIL डाला नालसा के साथ मिलके, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ मिलके। तो 15 अप्रैल 2014 को इसकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है और हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब ये शब्द बनाया नहीं, रिकॉग्नाइज किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे समाज में। जब भी ये समाज बना है या जीव बना है तो तीसरी प्रकृति बाय डिफ़ॉल्ट साथ में रहती है, नर नारी और तृतीय प्रकृति, क्योंकि इसको हमेशा जो जीव आया है तब से इसको माना गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने के लिए कहा गया, लेकिन कुछ बना नहीं, क्योंकि सरकारों का जो रवैया था वो ढुलमुल था। और फिर हम लोग पार्लियामेंट के जो हमने अप्रोच किया। फिर 2019 में पार्लियामेंट के दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। हालांकि उसमें हमें बहुत सारा ऑब्जेक्शन था, हमारी आइडेंटिटी के बारे में थे, हमारे रिजर्वेशन नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जिस तरह से, उस तरह से वो बिल बना नहीं। संसद में जो बिल पास हुआ, हो हल्ला में जितने भी वहाँ शोर शराबे में वो बिल पास हो गया। कुछ लोग उसमें बोलते रहे कि ये बिल सही नहीं है, इसको ठीक करना है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बाहर चिल्लाती रही कि इसको ठीक करिए, तो वो पास हो गया। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं उसको मानने का।
इसके बाद भी हमारी जेंडर आइडेंटिटी जो है अभी भी सरकार के हाथ में है। हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, हमें अपने उनसे आईडी प्रूफ मांगना पड़ता है। सो ये सब चीज़ें रहीं। और अभी पंजाब यूनिवर्सिटी का जिस तरह से थोड़ा बहुत कायाकल्प हुआ था, तो उसमें ट्रांसजेंडर का सेपरेट वॉशरूम और फीस वेव ऑफ हो गई थी, फ्री एजुकेशन हुआ, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना था। लेकिन हॉस्टल की अभी तक लड़ाई चल रही है वहाँ पर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं हॉस्टल के लिए। और अभी और दूसरी प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ पे जो प्रोफेसर थे जिनको हमने सेंसिटाइज किया था, जो मेरे टाइम में 2-3 साल 4 साल, वो सारे चेंज हो गए। अब दूसरे लोग आ गए, उनको फिर से हमें सेंसिटाइज करना पड़ रहा है, उनको समझाना पड़ रहा है। और हॉस्टल इसलिए भी मुझे पता लगा कि वो इसलिए भी नहीं दे रहे कि ये लड़के होते हैं, ये आदमी होते हैं, ये औरत, ये साड़ियाँ पहने। ये सेम वर्ड एंटी ट्राइबल एक्ट में भी लिखा है कि ये लोग आदमी होते हैं, इसलिए अपराधी घोषित कर दिया गया था। ये सोच अभी भी 150 साल बाद भी वैसी की वैसी बनी है। तो हमें तो लगता है कि हमें बार बार लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ा। इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंसिटाइज। आप लॉ पढ़िए, एक्ट पढ़िए, हम कौन होते हैं आपको समझाने वाले। हम बार बार तो ये सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाएगा कि ऊपर तो गए, अगर सांप के उस पर फन पे लगा, हम फिर नीचे आ गए। तो ये तो हम लोग बार बार ऊपर नीचे आ। हमें तो ट्रांसजेंडर पॉलिसी चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट से भी हम लोग निवेदन करते हैं कि पंजाब में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड नहीं है, हरियाणा में नहीं है, दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में भी नहीं है, चंडीगढ़ में है। ये मैंने संघर्ष कर करके चंडीगढ़ में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनवाया था और सारे डिपार्टमेंट्स को एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके उनको पॉलिसी बनाने के लिए हम लोग आग्रह करते हैं। तो हम लोग पंजाब गवर्नमेंट से भी, अभी सरकार बदली तो हम लोग चाहते हैं कि उनसे भी बात करें कि वो अपने भी ट्रांसजेंडर पॉलिसी बनाएं ताकि हम लोग मेन स्ट्रीम में आ सकें। और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। अभी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, बराबरी के, पढ़ाई के। दूसरा संघर्ष होगा नौकरी का। अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, फिर एजुकेशन का होगा, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हमें और भी संघर्ष करना पड़ेगा। और ये मुझे लगता है कि 150-200 साल से हम लोग इसी तरह से लोगों का जो अवहेलना का शिकार हो रहे हैं, वो अभी भी ऐसा ही होना पड़ेगा। 100-150 साल, पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है फैमिली की एक्सेप्टेंस। फैमिली की एक्सेप्टेंस ना होने के कारण हमें इतना सारा हमें डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है। अगर हमें फैमिलीज एक्सेप्ट कर लें, हमें अगर हमारे आसपास के लोग एक्सेप्ट कर लें, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फैमिली में रहेंगे तो जैसे बाकी लोग रहते हैं, हम लोग भी वैसे ही आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। सो वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड्स ओनली एक्सेप्टेंस। जो एक्सेप्टेंस का है ना, ये दिमाग का ही कीड़ा है, दिमाग में ही है बस, और कुछ नहीं है। और ट्रांसजेंडर को हम सभी लोगों को हिजड़ा ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जेंडर के बारे में बहुत ज़्यादा समझ, और सेक्सुअलिटी ऑल्सो, कि जेंडर एंड सेक्सुअलिटी पे हमारे इंडिया में पढ़ाया नहीं जाता, ना ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, ना ही लोगों को समझ है कि बस वो लोग बाइनरी मानते हैं। अंग्रेजों ने हमें जो दे के गए बाइनरी, कि ये मर्द और औरत होते हैं, इनकी सेक्सुअलिटी जो है वही हेट्रोसेक्सुअलिटी, उसके बाद कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन भारत में कभी भी बाइनरी नहीं रहा है, कभी भी सेक्सुअलिटी बाइनरी नहीं रही है। यहाँ बहुलिंगीय समाज रहा, बहुलिंगीय आकर्षण रहा है। सब लोगों अगर ऐसा ना होता तो हमारे भारत में खजुराहो टेम्पल ना होता, जो 9वीं शताब्दी में बना है। तो हमारी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी कि जो आज के समय में किसी को हजम करना बहुत मुश्किल रहता है। तो जो हमारा संघर्ष है, ये आप सबके सहयोग से यूनिवर्सिटीज़ में, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि शॉर्ट नोटिस में मैं यहाँ आई हूँ। कल ही रात मुझे सर ने संदेश दिया, तो फिर मैं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार हूँ। और ये इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों को हमें जो अनलर्न नहीं करना पड़ेगा। आप हर समय रेडी रहते हो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये मेरे आपसे आग्रह है, आप जितना ज़्यादा ये जो जेंडर डाइवर्सिटी, जेंडर के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में लॉ पढ़िए, बहुत कम चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, ताकि हम लोग भी आपके बराबर बैठ सकें, हम लोग भी आपके जैसे
पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ में आपको नज़र आएँ और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यूनिवर्सिटी में भी सर तो चले गए, हम चाहते थे कि इस यूनिवर्सिटी में भी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में बना है सेपरेट वॉशरूम और हॉस्टल, अभी हॉस्टल बना तो नहीं लेकिन उनको सेपरेट अब दे दिया, परसों से एक फैकल्टी हाउस में एक रूम दे दिया है। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज में हमने एक PIL वैसे हमने एक रिट लगा दी है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, ताकि उसका परमानेंट सोल्यूशन हो। जैसे फ़ीस का हुआ, हम लोग चाहते थे सिंडिकेट सेनेट में पास हो, कोई ऐसा नहीं कि धनंजय को फ़ीस माफ़ कर दो, हमें ये नहीं चाहिए, मुझे मेरी फ़ीस नहीं माफ़ चाहिए, मुझे आने वाले जनरेशन के लिए उसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि आने वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना आए, कोई जाके दिन में पढ़े और रात को भीख मांगे या रात को सेक्स वर्क करे, ये नहीं चाहते हम लोग। फ्री एजुकेशन रहेगा तो उसको थोड़ा टेंशन कम रहेगी, हॉस्टल जो है वो भी ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे फिर हमारा फर्दर जो लड़ाई होगी जॉब के लिए, जॉब में भी अगर यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई जॉब करता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ट्रांसजेंडर पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जॉब प्लेसेस पे एंटी डिस्क्रिमिनेशन जो है या सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी है, ये इसका गठन होना चाहिए, तब जाके हम लोग आप सबके बराबर या आप सबके जैसे आप लोग काम करते हैं उसी तरह ही काम कर सकें। और ये ताली बजाने या नाचना गाना है, ये धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा अगर फैमिली में एक्सेप्टेंस हो या समाज में एक्सेप्टेंस हो जाए। तो ये जो संघर्ष है ये मुझे नहीं लगता कि कब तक होगा, क्या होगा, कब तक ख़त्म होगा। ये सब आप लोगों के सहयोग से, मैं खुद पढ़ने लिखने डबल MA करने के बाद भी अभी जॉब के लिए मतलब संघर्ष कर रही हूँ कि जॉब नहीं है किसी के पास, ना ही कोई जॉब देता है। तो कभी कभी ऐसा भी टाइम आ जाता है कि बिल्कुल पैसा नहीं होता है, एक भी पैसा नहीं होता है, तो उसके लिए फिर शर्म भी आती है क्योंकि भीख मांगने में तो टोली बधाई वगैरह हम लोग कभी जाना ही पड़ता है कि उससे फिर और कोई रास्ता नहीं है। 2 डिग्रियां होने के बावजूद और भी बहुत सारी मैंने पढ़ाई कर ली, पर जॉब ना होने का फिर भी मुझे नाचना पड़ता है। और जब मैं नाचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है कि जैसे आत्मा मर गई मेरी, मतलब उसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। बहुत शर्म आती है कि लोगों के घर में जाके नाचना पड़ता है, उनके दरवाजे पे मतलब कई बार इन्हें लोग नीचे बिठा देते हैं, तो अजीब सा लगता है कि यार ऐसे तो अच्छा है कि मर ही जाएँ। सो आई थिंक आई एम इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। सो मुझे नहीं पैदा होना चाहिए था इस संसार में। थैंक यू। एंड पीपल से सबने कहा कि डिफरेंट है, तो डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज जो है वो उसमें डाइवर्सिटी होता है। और मैं यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन हुआ तो कुछ लोगों ने कहा हिजड़े भी पढ़ने लगे, मैंने कहा यस हिजड़े ही आपको। अब जब पिछले हफ्ते कुछ 4-5 दिन में हॉस्टल के लिए बहुत दिक्कत आई, उन्होंने कहा नहीं है हमारे पास भाई, तो मैंने कहा ठीक है मैं ताली बजाऊंगी। मैं जो बाहर करती हूँ आपको लगता है कि ये लोग पढ़ते नहीं हैं, अब हम पढ़ने आ गए आपके पास और आप हमें एक छोटी सी बेसिक जो हॉस्टल है, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी आपकी 2 कैंपस है, 25 सेक्टर में भी है आपका कैंपस, 14 सेक्टर में भी है, उनमें से एक कमरा खाली नहीं आपके पास, बताओ। और वो जो बच्चा है वो सड़क पे सो रहा है, तो कितना शर्म की बात। मैंने मैम को बात कहा कि मैम आपका बच्चा कोई सड़क पे सोए तो आप कितना बिलखोगे, और वो भी तो किसी माँ का बच्चा है, उसको एक रूम भी आप दिला सकते हो। पीपल से यू आर डिसऑर्डर, आई से यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। मैं क्यों मर्द औरत बन जाऊँ, मेरा अपना आइडेंटिटी है, मेरी अपनी मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, उसमें उसको क्यों उसमें दूसरी चीज़ों में मर्ज करूँ। तो यस एंड सभी लोग ट्रांस वुमेन नहीं होते। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ही इज़ अ ट्रांस मैन। शिखंडी थे, सब लोग शिखंडी को हिजड़ा मानते हैं, हिजड़ा ही वाज नो, वो हिजड़ा नहीं था, वो ट्रांस मैन था और वो फीमेल में बॉडी में पैदा हुए थे, अम्बा था उनका नाम, और वो अपने आप को आदमी मानते थे। तो ऐसे ही जो ट्रांस मैन होते हैं ट्रांस वुमेन होते हैं, तो दोनों का। और कुछ लोग नॉन बाइनरी भी होते हैं जो इस बाइनरी वाले जो सोशल कंस्ट्रक्शन है ना आदमी औरत वाला, इसमें नहीं फंसते, कहते हैं आई एम नॉन बाइनरी। तो ऐसे भी हमें समझना होगा इन चीज़ों पे, और इतिहासकारों को भी लिखना होगा कि किस तरह से हमारे लिए ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई हैं, कैसे हम लोग
हमें हमारे बारे में ज़्यादा नहीं लिखा गया है, और जब भी कोई चीज़ मुसीबत आती है तो फटाफट हमारे पास आ जाते हैं। हमें लोग या तो महात्मा मान जाते हैं या फिर नीच मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने कहा कि जब भी कोई इंसान जो मर्द और औरत के भेद से ऊपर उठ जाता है वो महात्मा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको सोचना होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ में आपका और मंच पे आसीन सभी प्रोफेसर साहिबान का मैं धन्यवाद करता हूँ।